हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है द बैनियन ट्री। ये पोएम एक बच्चे की प्रकृति के लिए प्रेम की भावना को दर्शाती है। एक बच्चा बरगद के पेड़ से ढेर सारी बातें करता है और उसे पुरानी चीज़ें भी याद दिलाता है। इसके ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक बहुत ही बड़े इंडियन पोएट थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। गीतांजलि उनके सारे पोएम्स का एक संग्रह है। इन्होंने ही जन गण मन लिखा था, जो आज भी हमारा नेशनल एंथम है। ये पोएम एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। यहाँ बैनियन ट्री को सैगी हेडेड कहा जा रहा है क्योंकि बैनियन ट्री के ब्रांचेस बहुत लंबे, मोटे और उलझे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसका एक गंदा भद्दा सा लुक देखने को मिलता है। यहाँ ऑथर कह रहे हैं, ओ शैगी हेडेड बैनियन ट्री, तुम तो कब से तालाब के किनारे खड़े हो। क्या तुम उन बच्चों को भूल गए जो तुम्हारे आसपास खेला करते थे? क्या तुम उन बर्ड्स को भी भूल गए जो तुम्हारी टहनियों पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे? और अब वो सब तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। अब पोएट यहाँ अपने बारे में बात करते हैं जब वो एक छोटे बच्चे थे। वो कहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं कि वो बच्चा अपने घर की खिड़की पर बैठकर तुम्हारे उलझे हुए ब्रांचेस और रूट्स को देखा करता था कि कैसे ये रूट्स पेड़ के ब्रांचेस से झूलते हुए ज़मीन को चूमते थे और कुछ ज़मीन के अंदर फोर्सली अपना रास्ता बना लेते थे। यहाँ टैंगल का मतलब हुआ उलझे हुए ब्रांचेस और प्लंज्ड का मतलब हुआ टू ड्रॉप और जंप सडनली विथ फोर्स, मतलब कहीं से गिरना या कूदना, वो भी पूरी ताकत के साथ। आगे है, वुमेन भी पॉन्ड पर आकर अपना घड़ा पानी से भरती थी। अब आगे की लाइन को समझने के लिए पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आप लोगों ने शांत पानी में पत्थर फेंका है? मुझे यकीन है ये काम आप सब ने अपनी लाइफ में एक न एक बार ज़रूर किया होगा। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि जहाँ आपने पत्थर फेंका उसके चारों ओर सर्कल बनने लगते हैं और एक तरह का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। फिगर में देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो अब अगली लाइन को समझते हैं। जब वुमेन अपने पॉट को तालाब में डालती है तो पानी में वेव बनने लगते हैं, जिस वजह से बैनियन ट्री का जो शैडो पानी पर बन रहा था वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ रिगल का मतलब हुआ इधर उधर बहुत तेज़ी से रैंडम तरीके से मूव करना। जब पॉट के डालने से शांत पानी डिस्टर्ब हो गया था तो पोएट वही लिखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी को नींद से उठाने की कोशिश की जा रही थी। सनलाइट उन वेव्स पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई वेवर अपने कपड़े बुनने के टूल को चला रहा हो। यहाँ रिपल का मतलब हुआ पानी के सरफेस पर बना वेव और सटल का मतलब हुआ ऐसे टूल्स जिसे वेवर यूज़ करते हैं। उन वेव्स पर सनलाइट पड़ने से वो वेव्स इतनी ज़्यादा चमक रही थी जैसे किसी कपड़े पर गोल्डन वर्क किया गया हो। यहाँ टैपेस्ट्री का मतलब हुआ ए पीस ऑफ क्लॉथ जिस पर डिज़ाइन या पैटर्न्स बने हों। अब आगे देखते हैं, दो डक झाड़ियों के पास किनारे पर तैर रहे थे और वो बच्चा वहीं बैठा सोच रहा था। तो वो क्या सोच रहा था? वो हवा बनना चाहता था। वो हवा बनकर उस बरगद के पेड़ की टहनियों के बीच से होकर गुजरना चाहता था। वो बरगद की परछाई बनना चाहता था और चढ़ते हुए दिन के साथ पानी पर बन रही परछाई को और लंबा करना चाहता था। चिड़िया बनकर बरगद के सबसे ऊपर जाकर बैठना चाहता था और गाना गाना चाहता था और उन दो हंसों की तरह बरगद की परछाई और वीड्स के बीच तैरना चाहता था। तो ये पोएम यहीं पे एंड हो जाती है। ये पोएम हमें नेचर की ब्यूटी को दिखाती है
और वो इंसान क्या क्या करना चाहता था इस चीज़ को भी दिखाती है। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीकर पेड़ को सैगी हेडेड क्यों कह रहा है और वो पेड़ उस तरह से क्यों दिख रहा था? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर पेड़ को सैगी हेडेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बरगद के पेड़ के लंबे लंबे और मोटे ब्रांचेस होते हैं, जिस वजह से उसे एक अनटाइडी अपीयरेंस मिलता है। उस ट्री का लुक ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि बर्ड्स उस पेड़ पे रहते थे, वहीं अपना घोंसला बनाते थे और बच्चे भी आसपास खेलते थे। इस वजह से उसे एक अगली अपीयरेंस मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीकर अपने आप को बर्ड्स से किस प्रकार कंपेयर कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब स्पीकर छोटे बच्चे थे तो बर्ड्स और स्पीकर दोनों ही उस पेड़ के आसपास रहते थे, लेकिन अब दोनों ही उस पेड़ को छोड़कर जा चुके थे। इस तरह से स्पीकर खुद को बर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंजा 3 और 5 में दिखाया गया है कि उस पेड़ के आसपास क्या घटनाएं होती थी, तो इसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर हो जाएगा, उस पेड़ के पास एक तालाब था, उसमें सारी औरतें अपने घड़ों में पानी भरती थी, बर्ड्स उस पेड़ के ब्रांचेस पे रहते थे, बच्चे उसके आसपास खेलते थे और डक वहाँ पॉन्ड के पानी पे तैरते थे। इस पूरे सीन ने स्पीकर के हार्ट पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। वो वापस एक बच्चा बनना चाहते थे, हवा बनना चाहते थे, बर्ड्स बनना चाहते थे और डक बनकर नेचर की ब्यूटी को फील करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वो चाइल्ड वहाँ बैठकर क्या सोच रहा था और क्यों सोच रहा था? इसका आंसर हो जाएगा, वो बच्चा वहाँ बैठकर नेचर के बारे में सोच रहा था। वो वापस से एक बर्ड बनना चाहता था, हवा बनना चाहता था। वो इन सब के बारे में इसलिए सोच रहा था क्योंकि सारी चीज़ों ने, जैसे बर्ड्स ने, बच्चों ने, डक्स ने, सब ने उस पेड़ को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया था और स्पीकर की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो वापस से बच्चा बने। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंजा 2 और स्टैंजा 6 में बच्चे की फीलिंग में क्या अंतर आया है? इसका आंसर हो जाएगा, स्टैंजा 2 में वो बच्चा अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है, जबकि स्टैंजा 6 में वो हवा बनकर उस पेड़ के ब्रांचेस के थ्रू जाना चाहता है, वो बर्ड्स बनना चाहता है, वो डक बनना चाहता है। ये सब दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इस पोएम को पढ़ने के बाद लगता है कि स्पीकर एक बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वो जो अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और डीप है। इससे हमें ये बात का पता चलता है कि यहाँ पे एक छोटे बच्चे के बारे में बात की जा रही है। आई होप आप लोगों को ये पूरी पोएम समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।